हाँ जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? कैसे चल रही है आपकी प्रेपरेशन, रिवीजन? देखो, मेरी अब हार्डली बहुत बच्चों ने लास्ट वीडियो पे कमेंट करके पूछा था कितनी क्लास कितनी क्लास। सो इन टोटल जस्ट वी आर लेफ्ट विथ 4 लेक्चर्स। क्लियर? एंड लास्ट आपका कमिंग वीक में आपका जो सारा सिलेबस है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दैट आप अच्छे से अपनी रिवीजन कर सको और बाकी के सब्जेक्ट्स भी आपके जो है स्टार्ट हो जाएं। आज की आपकी जो क्लास है इसमें हम एक नहीं दो एक्ट्स करने वाले हैं। मैं ये ठीक करवा दूंगी, एक नहीं दो एक्ट्स, क्योंकि दोनों एक्ट्स बहुत छोटे छोटे थे। अगर और इन दो एक्ट्स को अगर हम इन कंपैरिजन करें या इकट्ठे पढ़े तो ही तुम्हारा फायदा था। तो ये सोच के आज की क्लास में दो एक्ट्स रहेंगे। पहले हम करेंगे द पेमेंट ऑफ वेजेस, फिर करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट। क्लियर जी? और इसमें से इतने क्वेश्चंस देखे भी नहीं जाते, तो मतलब मेन मेन जो चीजों से क्वेश्चन आ सकता है वो सारी चीजें जो है आज कवर करेंगे। इसके एंड में मैं आपको दोनों एक्ट्स के क्वेश्चंस पूछूंगी, सो दैट मैं देखने के लिए कि तुम कितना रिटेन कर पाए हो कंसेप्ट्स को। ठीक है? सो ऐसे नहीं होगा कि एक एक्ट के बाद क्वेश्चंस, इट विल बी लाइक व्हेन वी विल कंप्लीट 2 एक्ट्स देन वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ द एक्ट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास। चलो जी। सबसे पहले ये एक्ट क्या कहता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्या कहता है? देखो, इससे पहले बिल भी पास करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने अपना भी कोई एक्ट चलाया था। सो उसको ठीक करने के लिए वही हमने जो हिस्ट्री वाली जो एवोल्यूशन वाली क्लास थी उसमें पढ़ा था ना कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर बिठाई गई थी, कमेटी बिठाई गई थी। सो उन्होंने एक रिकमेंडेशंस दी जिसके चलते हुए ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया। ये आया कब? वो भी 1936 में, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जब आपका ब्रिटिश रूल था। ठीक है, चलो जी। ओके नाउ, सो यहाँ पे आपको रॉयल कमीशन का याद रखना बहुत जरूरी है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि ये एक्ट करता क्या है? बेसिकली जो आपका बच्चे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो रेगुलेट करता है पेमेंट्स, कि कैसे पेमेंट्स होनी चाहिए, कैसी डिडक्शंस होनी चाहिए जो ऑथराइज्ड हो, सो दैट जो एम्प्लॉय है उसको कोई नुकसान ना हो, उसकी कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है? सो दूसरी बात क्या कह रहे हैं, सारे इंडिया को लगता है, और ये कब आया था, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए बट स्टिल डाल दी है मैंने, 28 मार्च को आया था। ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसके क्या क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई तुम्हारा एम्प्लॉयर वेजेस को लेके अगर तुम्हारे साथ कोई मॉल प्रैक्टिस यानी कि तुम्हारे जानबूझ के डिडक्शंस कर रहे हैं, तुम्हें इन हैंड कम दे रहे हैं, वो सारी चीजों को रेगुलराइज करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। क्लियर? और आगे पॉइंट कहता है कि वर्कर्स जो पेड देयर वेजेस एट रेगुलर इंटरवल्स, सो दैट उनको, वैसे तो ये एक्ट कहता है मंथली बेसिस पे वेजेस दो। ठीक है? सो कहते हैं आपको सो दैट एक रेगुलर इंटरवल के दौरान ही आपको काम के पैसे मिले, मंथली। ठीक है? वैसे तो कई क्वार्टरली आप हम बोल देते हैं जी हमें ईयरली इतना पैकेज लगा है, पर वो मोस्टली पे कैसे होता है आपको, मंथली मंथली, है ना? तो यही चीज जो है यहाँ पे बता रखी थी। आगे कहते हैं ये स्टैच्यू क्या करता है, एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करता है, सो दैट कोई अनलॉफुल अनजस्टिफिएबल जो है डिडक्शंस ना हो। आगे कहता है कि जो भी इनके राइट्स है वर्कर्स के इस एक्ट में कवर करे गए हैं। 3 तरह के वेजेस होते हैं, मिनिमम, फेयर एंड लिविंग। यहां से तुम्हें ये कंसेप्ट पढ़ लो थोड़ा सा। मिनिमम क्या है? मिनिमम वेज एक्ट भी करेंगे। मिनिमम वेज वो होता है जो तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारे लिए सेट कर देती है। ठीक है? फेयर वेज क्या होता है? जो मिनिमम वेज से ज्यादा होता है, अगर जितनी आपकी स्टैब्लिशमेंट चाहे आपको उससे ज्यादा भी दे सकती है तो दे सकती है। एक लिविंग वेज क्या होता है? जो मिनिमम वेज से कम रहता है, उसमें यह कि तुम अपना खाना पीना रहना सहना उसमें कवर कर लो। ठीक है? तो ये सारे वेजेस की जो बातें हैं इसमें बताई गई हैं। ठीक है? लिविंग वेज क्या है? इनकम नेसेसिटी फॉर वर्कर्स टू मीट देयर बेसिक नीड्स। क्लियर? इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मिनिमम वेज विच इज बेस्ड ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड स्किल सेट। मिनिमम वेज क्या है? लोएस्ट अमाउंट जो आपका लॉ आपको बताता है। फेयर वेज क्या है? इट इज अबव द मिनिमम वेज, बिलो द लिविंग वेज। ठीक है? द लोअर लिमिट ऑफ द फेयर वेज इज ऑब्वियसली
द मिनिमम वेज अपर लिमिट इज सेट टू बी द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे। क्लियर जी? चलो जी आगे आ जाओ। व्हाट आर द वेजेस? वेजेस क्या है? वेजेस क्या है? आपके एक मॉनेटरी कंपनसेशन है, पेमेंट है, जो आप काम कर रहे हो उसके बदले में आपका एम्प्लॉयर कितना आपको पे कर रहा है उसे हम बोल देते हैं वेजेस। और यहाँ पे बोला है वेज कैन बी कंप्यूटेड एज अ फिक्स्ड अमाउंट। तुम जैसे टास्क कर रहे हो आरली, डेली या वीकली, मंथली, जैसे भी तुम्हें काम करोगे, जैसा भी तुम्हें काम मिलेगा उस अकॉर्डिंग तुम्हें वेजेस मिल जाएंगे। ठीक है? उसके बाद वेजेस कंप्राइजेस ऑफ ऑल मॉनेटरी रिम्यूनरेशंस। क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा? तुम्हें जो भी एम्प्लॉयमेंट के दौरान बोला गया जाए कि तुम्हें इन हैंड इतनी सैलरी मिलेगी वो आएगा इसमें। ठीक है? कोई अवार्ड या कोई सेटलमेंट दी जा रही है या पेमेंट आपको देनी है कोर्ट के ऑर्डर द्वारा, वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। अगर तुम ओवर टाइम काम कर रहे हो, लीव ली है, वेकेशन ली है, वो पैसे भी उसमें रहेंगे। अगर तुम्हारा टर्मिनेशन हो रहा है, कितने दिन तुमने काम किया उसके अकॉर्डिंग भी तुम्हें वेजेस मिलेंगे। ध्यान रखना वेजेस की डेफिनेशन मिनिमम वेजेस एक्ट में और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में डिफरेंट है। नोट्स में आपको मैं टेबल ऑफ फॉर्म में सारे की डिफरेंसेस जो हैं दोनों एक्ट्स के मिल जाएंगे आपको। 7, 8 या 10 पॉइंट्स होंगे, मैंने वो डाल दिया है टेबल। ठीक है? सो दैट आपको और भी इजी हो जाए समझने के लिए कि वेजेस या ये एक्ट और ये एक्ट क्योंकि बहुत सिमिलर लगता है, तभी मैंने इसको इकट्ठा करवाना है ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। पेपर में क्वेश्चन आए आप ये ना सोचो कि ओहो ये इसमें वो वाली प्रोविजन लगनी है कि वो लगनी, नो, थिंग्स शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। ठीक है? दैट इज व्हाई नोट्स में एट द एंड यू विल गेट अ टेबल आल्सो। क्लियर बच्चे? क्या पूछ रहे हो? फेयर वेजेस क्या होता है? देखो लिविंग वेज, आपको बस लिविंग वेज याद रखना है कि वो इनकम जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज को जो है सरवाइव कर सके, मिनिमम जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फेयर वेजेस क्या होते हैं? कहते हैं ये मिनिमम वेजेस से ज्यादा होते हैं बट लिविंग वेज से, बट बिलो द लिविंग वेज। ठीक है? सो फेयर वेज या क्या होता है? जो जितनी कैपेसिटी है किसी एस्टेब्लिशमेंट की तुम्हें पैसा देने की उसे बोलते हैं। सो अगर आपको ये तीनों टर्म याद रखनी है, फेयर वेज जितनी कैपेसिटी है कि एस्टेब्लिशमेंट की पैसा देने की, तुम वो याद रखो। ये मत याद रखो कौन कितना कितना ज्यादा नहीं। मिनिमम जो आपका लॉ डिसाइड करता है, लिविंग वेज जो तुम्हारी बेसिक नेसेसिटीज को तुम्हारा वो पैसा पूरा कर सके उसे क्या देते हैं? लिविंग वेज। लिविंग वर्ड आ गया, वहीं से वहीं तुम ये बात समझ सकते हो। आगे आ जाओ। हाँ जी, हाईलाइट्स पढ़ेंगे इस एक्ट के। सबसे पहला देखो एक एक पॉइंट में आपका एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक है? तो तुम्हारा क्या फर्ज है, ये चीज को रिटेन करते जाओ। ठीक है ना? ऐसे जिसमें सारा कंसेप्चुअल है, इतना मतलब वो सॉरी ये थोड़ा सा आपको देख के रट्टा मारने वाली बात है, इसमें इतना कंसेप्ट नहीं है, बट तुम्हें एक एक पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट है वहां से निकल के आता है आपको तुम्हारा पहला क्वेश्चन। ठीक है? आगे आ जाओ। एक्ट कहते हैं कहाँ अप्लाई होता है? जिनके वेजेस 24,000 से ज्यादा ना हो। द पर्सन whose wage does not exceed 24,000. Clear जी? So threshold limit over here is 24,000. यहां से आपका क्वेश्चन निकल के आ गया। ठीक है? आगे कहते हैं जो वेज पीरियड है, ये एक्ट कहता है 1 मंथ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मतलब दे शुड बी पेड मंथली। क्लियर? अगला पॉइंट क्या कहता है कि इसमें हम अगर टोटल अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज इन अ वेज पीरियड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन, कि अगर तुम्हारे एम्प्लॉय के ऊपर कोई फाइन लग गया है, ठीक है, इन अ वेज पीरियड टू एनी एम्प्लॉयड पर्सन, तो वो जो फाइन की अमाउंट है उसके वेजेस से 3% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है? सो इट शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ द वेजेस। यहां से निकल के आता है तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो, अ फाइन शैल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन। कहते कोई भी तुम्हारा एम्प्लॉय है अगर वो 15 साल से छोटा है, जो किसकी कैटेगरी में आ जाता है? चाइल्ड की कैटेगरी में आ जाता है, 14 से 15 वाला, है ना? तो उनसे हमने कोई फाइन नहीं लेना। आगे क्या कह रहे हैं? नो फाइन इम्पोज शैल बी रिकवर्ड। सो बेसिकली इसमें ये बोला गया है अगर तुमने अपने एम्प्लॉय पे फाइन डाला है, तुम उससे क्या है इंस्टॉलमेंट्स में या फिर जब तुम्हारे 90 दिन पूरे हो जाए तब तक उसे तुम फाइन नहीं ले पाओगे। अगर मान लो 90 दिन ऊपर हो गए फिर नहीं फाइन लगेगा,
ना ही तुम उसको फोर्स करोगे कि तुम इंस्टॉलमेंट्स में। क्लियर बच्चे, आगे आ जाओ। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई पर्सन को देखा गया कि ये सारी प्रोविजंस को वो कॉन्ट्रावीन कर रहा है, यानी कि तोड़ रहा है, क्या है उस पहली कि अगर उसका वेज पीरियड, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड जो है वो कॉन्ट्रावीन कर रहा है, पेमेंट ऑन अ वर्किंग डे वो कॉन्ट्रावीन कर रहा है, पेमेंट उसको करेंसी कॉइन से करेंसी नोट्स में नहीं दे रहा, या फिर कोई फाइन है, डिडक्शंस हैं और डैमेजेस इन रजिस्टर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, बिकॉज इस एक्ट में तुम्हारी डिडक्शंस जो हैं, जो ऑथराइज्ड डिडक्शंस हैं वो दे रखी हैं। तो उन्होंने बोला है कि अगर तुम उसके अलावा तुम उससे डिडक्शंस वगैरह लोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। देखते हैं कितनी। डिस्प्लेइंग नोटिसेस, या फिर तुमने कोई फाइन के लिए कुछ ऐसा नोटिस वगैरह नहीं डाला, तुमने वहां लिख के डाला था अगर कोई ये चीज खराब करेगा या कुछ करेगा उसको फाइन लगेगा, पर तुमने ऐसा लिखा नहीं, पर जब वो खराब होगी तुमने उस पर फाइन लगा दिया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अगर कुछ ऐसी कॉन्ट्रावेंशन होएगी, ठीक है, ये पॉइंट्स आपके लिए याद करने जरूरी हैं, तुम्हारे 1 2 3 4 करके पॉइंटर्स में ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कहते हैं उस बंदे को पनिशमेंट क्या मिलेगी, 3750 रुपीज जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो यहां से निकलता है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, कि यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन देख लिए थे। हाँ जी, सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये आगे आगे आप करते जाना। अब हम इसकी कैलकुलेशंस नहीं रखेंगे। ठीक है, सो दैट इज वाई आज की क्लास में ऐसे लेके आई हूँ, सो दैट आपको भी इजी रहे 2 एक्ट्स को ग्रास्प करना। ऑलरेडी हमने पता नहीं कितने एक्ट्स कर लिए हैं, सो जस्ट टू मेक थिंग्स वेरी इजी फॉर यू पीपल। ओके जी, हाँ जी, आगे आ जाओ। आप सभी को भी ईद मुबारक जी। चलो जी, आ जाओ। इफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू नॉमिनेट, अगर कहते मान लो कोई ऐसा जन है जिसको नॉमिनेट करना है या किसी पर्सन को मतलब कि डेजिग्नेट, यानी कि उसको एक सेक्शन 3 होगा हाँ कि अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है पेमेंट्स करने की, और वो जन जानबूझ के या जैसे भी उससे वो पेमेंट्स ना हो पाए, ठीक है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वेजेस की कि आपको इतनी पेमेंट देनी है, तो क्या सजा मिलेगी उसको, मैक्सिमम फाइन ऑफ 3000 रुपीज की उसको सजा मिलेगी। अगला पॉइंट कहते हैं कोई अगर जानबूझ के कोई इंस्पेक्टर आ रहा है इंस्पेक्शन करने के लिए, उसको जानबूझ के उसका मतलब उसके काम में बाधाएं डाले, ठीक है, फिर या फिर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह इंस्पेक्टर का ना पेश करे, तो फिर क्या होगा, उसको फाइन लगेगा जो 15,000 से कम नहीं होगा, और कहां तक एक्सटेंड होगा, 7500 रुपीज। सो यहाँ पे एक लिमिट दे रखी है। क्लियर जी, बिकॉज ये एक्ट में थोड़ी पनिशमेंट, डिडक्शन, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो भी हम कर लेंगे। क्लियर, आगे आ जाओ। कहते अगर कोई जन एक ऑफेंस के लिए दोबारा कन्विक्ट हो रहा है, पहले गलती करी फिर महाराज जी ने फिर गलती कर दी, ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि दोबारा जब पनिशमेंट आप दोबारा वही गलती करते हो तो तुम्हें वहां पे ज्यादा पनिशमेंट लग जाती है ना, तो फिर क्या होगा, उसको इम्प्रिजनमेंट भी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, और उसको साथ के साथ फाइन भी लगेगा जो कितना है 3750 रुपीज, और जो एक्सटेंड हो सकता है कहां तक, 22,500 तक। क्लियर, आगे आ जाओ। चलो जी, आगे चलते हैं। कहते अगर कोई पर्सन ने जानबूझ के पेमेंट देने के लिए निग्लेक्शन शो करी या कुछ भी हो, तो अथॉरिटी क्या करेगी, उसको एडिशनल फाइन भी लगा देगी 750 फॉर ईच डे, या फिर लिख लो फॉर पर डे लिख दो, चलो ईच डे ही लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, मैं नंबरिंग आपको बोला, नंबरिंग वगैरह आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है इन सब्जेक्ट्स के लिए, तो आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्लियर बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ। अब हम आ गए हैं अगले पॉइंट पे, ये कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है, तो ये एक्ट आपका लगेगा जहां पे ट्रैमवे मोटर सर्विस हो रही है, वहां पे एयर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहां पे कोई डॉक है, वॉफ है, जेटी है जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होती है शिप्स की,
फिर इनलैंड वेसल, मैकिनरी, प्रोपेल्ड, माइन, प्लांटेशन पे, वर्कशॉप इस्टेब्लिशमेंट वगैरह पे लग जाएगा। फिर उसके बाद लग जाएगा कंस्ट्रक्शन पे, जहाँ पे मेंटेनेंस हो रही है बिल्डिंग्स की, क्योंकि वहां पे व्यक्ति जो है, क्योंकि इस एक्ट में ये चीजें ऐसे बता रखी हैं, मिनिमम हो गया, ये हो गया कि कैसे हमने उनको वेजेस देने हैं, डेली देने हैं, आर्ली देनी है, कि कोई काम करा है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे देने हैं, कि ये तुम काम कर दो तुम इतने पैसे देंगे, तुम इतना महीना काम करो तुम इतने, दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है ना। सो तभी करके यहाँ पे जैसे तो वहां पे उसको बोले तुम यहाँ से अनलोडिंग के अगर 100 बॉक्सेस उतारोगे तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, वो पीस सिस्टम के वेजेस आ गए, ठीक है। सो दैट इज वाई दीज ऑल वेरी थिंग्स आर इंक्लूडेड, जहां पे हम पीस वर्क, टाइम वर्क, वर्किंग आवर देख लिया, मंथली देख लिया, उस अकॉर्डिंग जो है डाइवर्जन कर सके उसकी पेमेंट की। क्लियर बच्चे, आगे आ जाओ। कहते या कोई भी ऐसी स्टैब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट आपको टाइम टू टाइम बता देगी। क्लियर, आगे क्या कहते हैं, अब यहाँ पे ये पॉइंट बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते पेमेंट कैसे करनी है, यहां से क्वेश्चन निकल के तुम्हारा आ सकता है पेपर में। कहते 7th डे ऑफ द मंथ, अगर उसमें 1000 से ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं, और अगर 1000 से ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं तो 10th। तो ये आपको बात याद रखनी है, जब 1000 से कम तो पेमेंट शुड बी ऑन द 7th डे ऑफ द मंथ, अगर 1000 से ज्यादा है तो 10th। क्लियर, अगर कहते हैं कोई ऐसा पर्सन जो डॉक, वॉक और जेटी या माइन में है तो उसको 7 दिन की एक्सपायरी से पहले पहले जो है उसको पेमेंट कर दी जाए। क्लियर, आगे कहते हैं अगर कोई व्यक्ति को टर्मिनेट कर रहा है एम्प्लॉयर तो उसको 2nd वर्किंग डे के अंदर अंदर है उसकी पेमेंट कर दो, और अगर उसको टर्मिनेट कर रहे हैं क्लोजर की वजह से, कि मान लो तुम्हारी स्टैब्लिशमेंट ही क्लोज हो रही है, तो अगेन एक्सपायरी ऑफ द 2nd डे के अंदर अंदर जो है उसकी पेमेंट कर दो। बेसिकली क्वेश्चन निकल के आपका इस पॉइंट से आता है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है ना। चलो जी आगे चलते हैं, डिडक्शंस कैसे होंगी तुम्हारी। तो कहते हैं वो डिडक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉ, ये जो आपका एक्ट है इसमें जो है डिडक्शंस जो हैं बता रखी हैं, ठीक है। सबसे पहले कहते कौन कौन सी डिडक्शंस नहीं मानी जाएंगी, अगर तुम्हारा द फॉलोइंग आर नॉट कॉल्ड एज डिडक्शन, यानी कि दीज आर नॉट योर ऑथराइज्ड डिडक्शंस। अगर तुम्हारा इंक्रीज रोक लिया गया है, एम्प्लॉय की प्रमोशन रोक ली गई है, फिर कोई परफॉर्मेंस थी उसके इंसेंटिव रोक लिए गए हैं, एम्प्लॉय को डिमोट कर दिया है, प्रमोट की बजाय डिमोट कर दिया है, सस्पेंशन हो गई है एम्प्लॉयमेंट की, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो गई हैं जो सफिशिएंट रीजन से जिसकी वजह से जो है डिडक्शन हो गया है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें कि कौन सी तुम्हारी ऑथराइज्ड डिडक्शन है, ठीक है। ऑथराइज्ड डिडक्शंस क्या है, तुम पे कोई फाइन लगा दिया, मतलब वही बोर्ड पे वर्ड लिखना जरूरी है कि ये कॉन्ट्रावेंशन करोगे तुम इतना फाइन लिखेगा, और हमेशा याद रखना बोर्ड पे कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज ओनली। क्लियर बच्चे, चलो जी फाइन हो गए कोई, वो ऑथराइज्ड है तुम्हारे, तुम आए नहीं, एब्सेंस काफी टाइम की दिखा दी, जितनी तुम्हारी लीव बनती नहीं थी उससे ज्यादा तुम आए नहीं, तो तुम्हारा डिडक्शन हो जाएगा वेजेस में से। या फिर तुमने कोई डैमेज कर दिया, कुछ लॉस कर दिया किसी चीज का, गुड्स का, तब हाउस, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हाउस एकोमोडेशन इस एक्ट में नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, क्यों, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट में हम पढ़ेंगे हाउस रेंट अलाउंस उसका वेजेस में आता है, बट इस एक्ट में बच्चे हाउस एकोमोडेशन नहीं आता। यहाँ पे ये पॉइंट तुमने याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, which of the following is covered under your deductions, authorized deductions under the payment of wages act, तो उसमें होगा पक्का हाउस अलाउंस का पक्का पॉइंट होगा, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट में वो नहीं आता, ठीक है, वो वेजेस में माना जाता है, यहाँ पे ये डिडक्शन में माना जाता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ओवरलैपिंग पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है जी। एपीएफसी में मोस्टली तुम्हारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे।
चलो जी फिर कहते कोई अमेनिटी या कोई सर्विस प्रोवाइड हो गई है, एग्रीमेंट करके अगर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम सारे इतनी डिडक्शंस कर लेते हैं, तुम्हारी सैलरी में से तुम्हें ये चीज प्रोवाइड कर देंगे, क्लियर। फिर कोई रिकवरी हो इंटरेस्ट की या ओवर पेमेंट की हो, उसकी करनी हो, वो डिडक्शन हो सकती है। कोई लोन लिया वो हो सकता है, इनकम टैक्स का हो सकता है, कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसका डिडक्शन हो सकता है, कोई सिर्फ सब्सक्रिप्शन है या कोई पीएफ का फंड है वो भी कटता है ना, इसमें से हमने पढ़ा ना पीएफ अकाउंट भी, पीएफ वाला एक्ट पढ़ा था, तो वो भी डिडक्शन जो है ऑथराइज्ड डिडक्शन है, तुम्हारा कुछ परसेंट जितना भी कटेगा उसमें। फिर आगे कह रहे हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना, 1 सेकेंड। कहते हैं अगर तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई है एग्रीमेंट, तो उसकी जो डिडक्शंस पेमेंट्स होंगी वो भी ऑथराइज्ड मानी जाएंगी। कोई एलआईसी मतलब कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी है या कोई पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, उसमें भी जो है तुम्हारी डिडक्शन जो है ऑथराइज्ड मानी जाएगी। क्लियर जी। आगे यहां से ये एक स्लाइड अगेन इंपॉर्टेंट है, ये कहती है कि डिडक्शन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए। कहते 75% अगर उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की डिडक्शन इंक्लूड हो रही है तो 50% अदरवाइज, मतलब इससे ज्यादा तुम उसकी वेजेस में से डिडक्शन नहीं कर सकते। क्लियर जी। तो ये यहाँ पे 75 अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की पेमेंट है, 50% इन अदर केसेस। यहां से निकल के आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, फाइन्स देखते हैं, फाइन्स क्या क्या लगेंगे। वैसे हमने काफी फाइन्स पढ़ भी लिए हैं, बट एक बार फिर से देख लेते हैं कि फाइन कब कब लगेगा आपका। अगर मान लो पेनल्टीज या बोर्ड पे पोस्ट कर दिया था, तुम ये गलती करोगे तो तुम्हें ये फाइन लगेगा। वो दूसरा कि अगर कहते हैं तब तक फाइन नहीं लगेगा जब तक उसने वाकई में कोई गलती नहीं की है, जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही तुम्हें। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के उसको फाइन जड़ दिया, नो, you need proper justification for that particular act, clear। so ये अगेन 3% उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 एज वालों पे नहीं लगना चाहिए, ठीक है। वो तभी लगेगा अगर तुम कोई ओमिशन या कुछ करोगे या कुछ नहीं करोगे। को बोला था ये काम करना है, आपने जानबूझ के नहीं करा, ओमिशन हो गया ना, तो वहां पे आपको फाइन लग जाएगा, ठीक है। और फाइन शुड नॉट बी कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट, ये पॉइंट भी हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद द फाइन जो है 60 डेज के विद इन डाल दो, क्योंकि 90 डेज जब हो जाएंगे फाइन आप नहीं ले सकते। उसके बाद कहा है ये कहाँ पे क्रेडिट होगा, कॉमन फंड में जो है इसकी क्रेडिट जाएगी। तो फाइन की क्रेडिशन कहाँ जाएगी, कॉमन फंड में जाएगी। क्लियर। आगे आ जाओ। हाँ जी, देखो जो जो मेन मेन चीजें हैं हमने इस एक्ट की वही करनी है। हमने आप एक्ट खोलोगे आपको कुछ समझ नहीं लगेगा, ठीक है। अभी इतना सिलेबस हैवी सिलेबस है तुम्हारा कि ओवरबर्डन ना हो, एटलीस्ट वो चीजें तो याद कर लो जो इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई वेरी इजी वे टू मेक you let you things you can say, or you make you guys remember all these very much points, you know, ठीक है ना। जरूरी नहीं है शुभम क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड हो ना हो, ठीक है। आपका सिलेबस एक बार खत्म हो जाए, मैं कोशिश करूंगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आई विल सेंड ऑल द important news also related to industrial relations, labor law, social security on your telegram channel, so that you can go through towards those articles, because वो चीजें आपकी ना सिर्फ पेपर में इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगी, ठीक है। क्योंकि देखो टाइम बहुत कम रह गया है, बाकी टीचर्स को भी सिलेबस कराना है, तो मुझे तो इस मंथ वाइंड अप करना ही पड़ेगा, ठीक है। डिडक्शन वाला देखो बच्चे, उसमें ना मिस जायसवाल डिडक्शन में कुछ नहीं, उन्होंने ये बोला है कि जो तुम्हारी डिडक्शन है वो ऑथराइज्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम अनजस्टिफिएबल जो है डिडक्शन कर लो, ठीक है। जैसे हमने पीएफ अकाउंट में पैसा डालना है, पता है डालना है तो ही तुम्हारा डिडक्शन हो, कोई फाइन लग रहा है तो हो, तुमने ज्यादा छुट्टी कर ली तो हो, वो चीजें हैं, ठीक है ना। आगे आ जाओ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, आपको पता ही है स्टेट या फिर सेंट्रल जो भी रहेगी उस एस्टैब्लिशमेंट की, वो जो है एक अथॉरिटी सेट कर देंगे, ठीक है, कि जो है रिडक्शन के क्लेम या डिले इन वेजेस की चीजें देख सके। तो कौन कौन होगा जी, एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन,
रीजनल लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, सेंटर का असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, स्टेट का, इसके भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए भी 2 साल का चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए कोई, ठीक है, जो ये सारे मसले देख सके। आपको पता ही है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में हमने पढ़ा था प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है वहां पे, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल्स में खास करके। फिर जज और अपर सिविल कोर्ट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सो दैट इनके जो मसले हैं वो अच्छे से हल हो सके, ठीक है। आगे आ जाओ। ओके, आपका बस इतना ही था ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है। समझ लगा कि नहीं लगा, पहले मुझे फटाफट बताओ तो ही आगे चलूंगी, जल्दी बताओ। समझ लग रहा है बच्चों? ठीक है ना। लास्ट टॉपिक, अरे इसमें क्या है ये बता रखा है, इन कमिश्नर्स के नाम है जस्ट, वैसे इसमें से नहीं क्वेश्चन आएगा तुम्हें, फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है तुम्हें बताने के लिए, ठीक है। सो इसमें बस बता रखा है कि कौन कौन जन होंगे अगर तुम्हारा कोई भी मसला पड़ जाता है, तुमने अपना क्लेम डाला है, तुमसे ज्यादा पैसे कटवा लिए या तुम्हारे डिले कर दिए वेजेस में, तो कौन देखेगा, कौन देखेगा? तो ये सारी अथॉरिटीज हैं वो बिठाई जाएंगी, प्रॉपर मसला जो है, जैसे जैसे इनको काम दे रखा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी होगी, वैसे वैसे आपके मसले हल हो जाएंगे। क्लियर बच्चे? अंबिका, आपने बच्चे शुरू से लेक्चर नहीं देखा? देखो मुझे ना बड़ी, आप सारे बच्चे बार बार पूछते रहते हो एक ही बात, कब लेक्चर खत्म होंगे, कितने हो गए। इतनी बार मैंने कमेंट्स में भी कितने बच्चों को रिप्लाई कर दिया, उसके बाद तो मैंने नहीं करा। हो रहे हैं सिलेबस, जस्ट तुम्हारा अभी नेक्स्ट वीक ये खत्म हो जाएगा, जितनी कराई है वैसे आप उतनी क्लासेस कर लो, वो भी बहुत है तुम्हारे लिए, सब बच्चों के लिए। अभी क्या देखो, एक मिनट मेरे साथ जरा चलो, जरा सुनो। हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कर लिया पूरा, हाँ या ना? मुझे कमेंट में लिखो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पूरा कर लिया हमने, हाँ या ना? जल्दी। अरे बिफोर एग्जाम वो एक एक कमेंट बार बार क्यों कर रही हो? बताती हूँ राजेश, वेट। कर लिया ना? उसके बाद तुम्हारा कोड आता है सोशल सिक्योरिटी, हमने सारा कर लिया। योजना उसको छोड़ के वो आपको सर करवाएंगे, ठीक है, सर या जो कोई भी टीचर अपॉइंट होगा वो करवाएगा योजना का। कर लिया सोशल सिक्योरिटी के जितने एक्ट से मैंने करवा दिए, मैटरनिटी, कंपनसेशन, इंश्योरेंस, और कौन सा करा हमने, ईपीएफ, और कौन सा करा था, ग्रेच्युटी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने करा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, जो फैक्ट्रीज वाला एक्ट देखा था जिसमें हमने, उसके अलावा जो माइंस वगैरह वाले थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उससे कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो कर लिया हमने। अब बचा तुम्हारा वेज कोड। आज वेज कोड के टोटल 4 एक्ट हैं, 2 आज हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत बहुत छोटे एक्ट्स हैं, 2 हम अगली क्लास में कर लेंगे। बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और दूसरा है इक्वल रिनामरेशन एक्ट। इक्वल रिनामरेशन में क्या है, वो ये चीज बताते हैं कि एक जैसा पैसा देना है, पर फिर भी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रहेंगी, वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में 2 एक्ट और हो जाएंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में सीधा जो न्यू कोड ऑन वेजेस आया है वो करेंगे विद द डिफरेंसेस एज आई हैव एवरी टाइम इन द लेक्चर्स आई यूज्ड टू टेल यू इन अ टेबुलर फॉर्म। वो करेंगे, पुराना लॉ क्या कहता है, नया क्या कहता है, पुराना क्या कहता है, नया क्या कहता है, फॉर इजी यू, सो दैट यू पीपल कैन इजीली यू नो ग्रैस्प द थिंग्स, सो दैट तभी मैं टेबुलर फॉर्म में लेके आती हूँ, ठीक है। उसके बाद बचा आपका एक और लेक्चर, क्योंकि मुझे नहीं पता तुमने वो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में करा है कि नहीं करा है, मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें करवा के जाऊं, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑन लेबर लॉज, तो वो करेंगे। उसके साथ ही हम आईएलओ के बारे में भी है जो पढ़ लेंगे, क्लियर। बाकी तुम्हारा एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस रह जाएंगे, जैसे तुम्हारा ये न्यूज एंड ऑल दैट के ना, वो तुम्हें मैं इनको भेज दूंगी, वो तुम्हें टेलीग्राम पे डाल दूंगी। मैं ये बोल दूंगी कि भैया इनको टेलीग्राम पे ही डाल दो, वहां पोर्टल पे मत डालना, ठीक है। इतनी मैं तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट कर दूंगी। तो अब मुझसे बार बार ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। आईएलओ कन्वेंशन देखो हमने टुकड़ों टुकड़ों में स्टार्टिंग में करा है, एक बार तुम्हें अच्छे से बढ़ा दिया जाए तो तुम्हारी बेहतरी है कि नहीं है, ठीक है।
बाकी देखो एक मेरी और बात सुन लो, नहीं तो मैं उसका भी तुम्हें पीडीएफ डाल दूंगी, ठीक है। एक आता है विशाखा केस आता है तुम्हारा, उसमें जो है विमेन की जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हुई थी उसके रिलेटेड एक्ट बनाया गया था, उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, तो उसका मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगी, उसको ऐसा पढ़ लेना, विशाखा के ऊपर जो गाइडलाइंस दूंगी, क्योंकि अभी आज तक तो कभी उस पर क्वेश्चन आया नहीं है, इन केस आ गया तो तुम्हें आता होना चाहिए, ठीक है ना। विशाखा गाइडलाइंस तुम्हें भेज दूंगी, कुछ नहीं उसे बता रखा है एज सच, हमारे जो लॉ के लिए वो इंपॉर्टेंट माना जाता है अगर हम कोई जुडिशरी का पेपर दे रहे हैं, पर इसमें भी क्योंकि वो वर्क प्लेस से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, और मोस्टली फीमेल्स आल्सो विल गेट सिलेक्टेड ओवर देयर इन द EPF एग्जाम्स एंड ऑल दैट in EPF organization, so that is why it is very important for you people to know, because these things will help you in interview, चाहे तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन ना आए पर तुम्हें इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछ लेंगे, ठीक है। और हमने तैयारी क्या करनी है, सबसे हमने 4 स्टेप आगे चल के तैयारी करनी है, तभी पेपर क्लियर होगा। ये मत सोचो कि फ्री की क्लास है, फ्री का ऐसे टाइम पास हो रहा है, नो, सीरियस स्टूडेंट्स में से दिख रहा है, पहली मेरी क्लास में 1000 से ऊपर बच्चा चला गया था कि जाने वाला था, आज देखो सिर्फ सीरियस बच्चा बैठा है, ठीक है ना। सो हमने सबसे 4 कदम क्या 10 कदम आगे अपनी तैयारी बच्चे रखनी है। तो विशाखा की गाइडलाइंस मैं ना भेजूं तो प्लीज अपने कहीं पे स्टिक ऑन कर लो, नेट से उठाओ और देख लो एक बार, बिकॉज ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो तुम्हें इंटरव्यू में वो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, अपनी तैयारी को सबसे बढ़िया रखना है। आ जाओ अब अगले एक्ट पे, तभी थोड़ी सी मैंने आपसे वार्तालाप बातें करी हैं सो दैट आपका थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए और हम चले अपने अगले एक्ट, ठीक है। आई नो टाइम नहीं होता, कोई बात नहीं, बाद में तेज करके देखो वीडियो, पर देखो अपना पढ़ो, हमारी वीडियो देखो अपना पढ़ो जैसे तुम्हें ठीक लगता है। मैं किसी को फोर्स भी नहीं करती, ना लाइक के लिए कभी फोर्स करा है, ना मैं कभी शेयर के लिए बोलती हूँ, वहां मुझे ऐसी चीजें पसंद ही नहीं है। जो अच्छा लगता है तुम जरूर देखो, क्योंकि हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा भी है, कई चीजों में मेरा भी है, तो तुम्हारा भी होगा, ठीक है। सो यहाँ कोई लालच के लिए तो मैं खड़ी नहीं हूँ आपके लिए, सीधी सी बात है, ना मुझे है, ब्लेसिंग्स मिल जाए, खुश रहे सारे, दैट्स ऑल, क्लियर। सो PYQ अलका जी एट द एंड ऑफ द क्लास जब हम 2 एक्ट्स कर लेंगे, ठीक है। सो आप मैनिफेस्ट करो कि हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, मैं भी यही कह रही हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन आएंगे, आएंगे आएंगे पक्का आएंगे वैसे, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको करवाई हैं। चलो जी आगे आ जाओ मिनिमम वेजेस एक्ट के ऊपर। सबसे पहले बात, मिनिमम वेजेस वर्ड से समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें जो है मिनिमम वेजेस जो है फिक्स करने हैं एम्प्लॉइज, ठीक है, सो दैट उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, सीधी सी बात है। ये सारे इंडिया पे लगता है, 15 मार्च को आया था, वो 28 मार्च को आया था, ये 15 मार्च को आया, ये 48 में था, वो 36 या 37 में आया था, चलो कोई बात नहीं। फिर क्या ऑब्जेक्टिव है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड हो सके, सो दैट उनका एक फिक्स्ड मिनिमम वेज हो जिससे चलते हुए उनमें कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है ना। सो एक स्टैट्यूटरी फिक्सेशन जो है यहाँ पे करी जाती है। 1936 है ये हर्षित बच्चे, आगे आ जाओ। ये क्या कह रहा है, ये वहां पे लगता है जहां पे 1000 से जो बंदे हैं, नोटिफाई एनी एम्प्लॉयमेंट विद 1000 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू फिक्स द रेट। सो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि मिनिमम वेजेस सेट करने के लिए एक एस्टैब्लिशमेंट में जो है 1000 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है जी। यहां से निकलता है आपका पहला क्वेश्चन कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है नोटिफिकेशन देने की कि जहां पे 1000 से ज्यादा व्यक्ति हैं वह उनके जो रेट्स हैं वो फिक्स कर दिए जाएं, ठीक है। आगे कहते हैं कि ये वहां पे नहीं लगता अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहां पे सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग रेट्स डिसाइड करती है, वहां पे फिर ये एक्ट जो है नहीं लगेगा। अदरवाइज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट एज वेल एज द सेंटर हैज द पावर टू डिसाइड द मिनिमम वेजेस कि जहां पे तुम्हारे 1000 से व्यक्ति काम कर रहे हैं वहां पे हम तुम्हें एक मिनिमम वेज जो भी तुम्हारी है हम लगा देंगे, क्लियर। आगे आ जाओ बच्चे। हाँ जी,
व्हाट इज द टर्म मिनिमम वेजेस कवर। तो इसमें क्या क्या आता है, जो कौन पूछ रहा था, हाउस रेंट अलाउंस वाला ना बच्चे, यहाँ पे पढ़ लो आप। तो यहाँ पे कहते कि हमें वेज कैसे कैलकुलेट करने हैं, मिनिमम पेमेंट प्लस हाउस रेंट अलाउंस इसमें आता है, याद रखना। बेसिक पे आप कह लो या फिर प्लस HRA इसमें आएगा। और जो तुम्हारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था, इसमें जो है इसको डिडक्शन में माना गया था, मतलब उसको बोला गया था कि ये तुम्हारा पे वेजेस में कवर नहीं होगा, यही बोला था ना। तो ये एक की डिफरेंस है दोनों एक्ट्स का, ठीक है। यहाँ पे वेजेस अलग तरीके से काउंट होते हैं, वहां पे वेजेस अलग तरीके से काउंट होते हैं। तभी इतनी देखो डिस्टिंक्शंस थी एक्ट्स में, जिसके चलते हुए एक कोड बना दिया है, ठीक है ना। आगे आ जाओ। ओके, वेजेस डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, हाउस एकोमोडेशन, देखो हाउस रेंट अलाउंस और बात है, हाउस एकोमोडेशन की यहाँ बात कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ फ्लाइट, मेडिकल अटेंडेंस, कंट्रीब्यूशन जो पीएफ में जाएगा तुम्हारा, ट्रेवलिंग अलाउंस आ जाएगा, अमाउंट पे टू द एम्प्लॉयर टू कवर स्पेशल एक्सपेंसेस आ जाएगी, ग्रेचुटी जो तुम्हारी कटेगी या जो भी होगा वो इसमें जो है कवर नहीं करे जाएगा। आगे आ जाओ। कॉम्प्लियंसेस क्या क्या है, यहाँ पे ये चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है रेट ऑफ वेजेस क्या रहेगा, फिर तुम्हारा वेजेस ओवर टाइम कर रहे हो उसमें क्या रहेगा, अगर तुमने 2 से ज्यादा काम करे हैं तो उसके लिए तुमने एम्प्लॉय करा हुआ है तो तुम्हारे वेजेस क्या रहेंगे, ठीक है। अगर तुम कोई पीस वर्क के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो तुम्हारा क्या रहेगा, अगर तुम्हें एक काइंड के फॉर्म में पैसा मिल रहा है, ठीक है, तुमने कर दिया पर काइंड के वे से मिल रहा है तो वो कैसा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स अब हम एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ें, ठीक है जी। आगे आ जाओ। तो कहते हैं गवर्नमेंट कैसे रेट ऑफ वेजेस आपके फिक्स करेगी, मिनिमम पीस रेट पे, कि तुम्हें बोला गया है तुम एक फैक्ट्री कहीं पे लगे हो, तुम इतना एक पीस बनाओगे तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, तुमने 100 बना लिए तो उतना मिल जाएगा, ठीक है। मान लो तुम्हें एक पीस का 10 रुपए मिल रहा है, वो ये 100 बनाओगे इसको इंटू 100 कर देंगे, 1000 हो गया। तो उसे बोलते हैं हम पीस रेट सिस्टम, ठीक है। टाइम रेट के हिसाब से, अगर कि तुम अगर इतने से इतने घंटे काम करोगे तुम इतना पैसा मिलेगा, अगर तुम ओवर टाइम करोगे तो कितना मिलेगा, गारंटी टाइम रेट क्या, कितना टाइम तुम्हें करना ही पड़ेगा तो उसका क्या पैसे रहेंगे। सो कहते हैं ये जो रेट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं लोकेलिटी टू लोकेलिटी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, अप्रेंटिसेस, चिल्ड्रन, एडोलेसेंस, अडल्ट, उनके हिसाब से जो है, अगर तुम अनस्किल्ड हो, अभी स्किल नहीं है तो तुम्हारा प्राइस रेट कुछ और रहेगा, तुम स्किल्ड हो तो कुछ और रहेगा, सो इट विल वेरी, दे आर जस्ट सेइंग दैट। और फिक्स्ड मंथली भी हो सकते हैं, वीकली भी, डेली भी, आवर्ली भी, क्लियर। आगे आ जाओ, पढ़ लेते हैं एक बारी, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर टाइम वर्क। टाइम वर्क मतलब कितना मिनिमम टाइम तुम्हें बोला है उसके लिए, पीस वर्क तुम कितना मिनिमम पीस, एक पीस बनाते हो तो कितने पैसे मिलेंगे, 10 पीस का, या फिर कर देते हैं कि 10 पीस का इतना, उसको भी 10 इंटू 10 करते जाओ उस अकॉर्डिंग तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। गारंटीड टाइम क्या होता है, मिनिमम रेट ऑफ रिनमरेशन employed on piecework and is intended to secure such employees in a minimum rate on wages। गारंटीड टाइम क्या है कि तुम इतना करोगे तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो टाइम से रिलेटेड है चाहे वो पीस से रिलेटेड है, ठीक है। ओवर टाइम रेट क्या हो जाएगा, अगर तुम जितना भी मतलब ओवर टाइम काम कर रहे हो तो जो भी तुम्हारे एम्प्लॉय को ठीक लगेगा उस टाइम उस अकॉर्डिंग जो है तुम्हारे ओवर टाइम के वो पैसे जो है लगा देंगे। मिनिमम रेट वेदर टाइम रेट है या पीस रेट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ओवर टाइम के पैसे मिल जाएंगे। अगर तुम ओवर टाइम में एक्स्ट्रा का टाइम काम कर रहे हो तो जो तुम्हारा मिनिमम टाइम वेज था वहां वो लग जाएगा, अगर तुम पीस के हिसाब से ओवर पीस बना दिए तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा पैसे जो हैं मिल जाएंगे। यहाँ पे तुम्हें ये टर्मिनोलॉजी बच्चे समझ लग गई कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ, जल्दी बताओ फिर चलेंगे आगे, इतने मैं पानी पीती हूँ। ठीक है,
क्या लिखे, हाँ आपको क्लियर है? हाँ जी, फास्ट हो गया, कोई नहीं, इसमें कुछ इतना है नहीं बच्चे, थोड़ा तुम स्लो करके पढ़ लेना। मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं बच्चे, मुझे और सब्जेक्ट के बारे में सच में नहीं पता, मेरे सब्जेक्ट का पूछो मेरे से, ठीक है ना। आ जाओ। वेजेस ड्यूरिंग ओवर टाइम, तो कहते हैं कि कोई भी जन ओवर टाइम कर रहा है तो उसके वेजेस कैसे डिसाइड होंगे, वही हम पढ़ चुके हैं, आर्ली वीकली मंथली के तो उसको मिल सकते हैं, बट अगर तो वो टाइम ओवर टाइम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, पीस ओवर टाइम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। अगर कहते हैं एक जन को हमने 2 काम दे दिए हैं तो उसके कैसे हम पेमेंट करें, कितनी सीधी सी बात है, 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क वो कर रहा है, उसकी पेमेंट तुम ऐसे दो, पहले एक काम की दो, जितनी उसकी दूसरे काम की बनती है फिर वो दो, यानी कि सेपरेट रिनमरेशन फॉर ईच वर्क उसको दो। ठीक है, यहां से तुम्हारा क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति को तुमने हायर करा है, तुम उससे 2 से ज्यादा काम करवा रहे हो, तुम इसको कैसे वेजेस दोगे, इंटरव्यू में भी वो पूछ सकते हैं, सीधा से बोलो कि हम उसको सेपरेट रिनमरेशन देंगे फॉर ईच वर्क, दैट इज द आंसर। क्लियर? आ जाओ। मिनिमम टाइम वेज कितना रहेगा पीस वर्क का, तो ये कह रहे हैं जितना तुम्हें पीस बाय पीस काम करना है उस अकॉर्डिंग तुम्हें बता देंगे कि टाइम भी हो सकता है, अगर वो बोले कि तुम्हें पीस वर्क दिया है हमने, तुम्हें दिन के आज 20 बनाने हैं बट तुम्हें इतने समय में बनाने हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तुम्हें उसके कैसे पैसे मिलेंगे, एग्जाम्पल देखो, कहते कोई एम्प्लॉय को 7 घंटे के लिए रखा गया है और उसको बोला गया है कि तुम 7 घंटों में इतने पीस डिलीवर करोगे, उस अकॉर्डिंग जो है उसको पेमेंट दी जाएगी। ठीक है बच्चे, सो जितना टाइम तुम काम आप मतलब 7 घंटे में मैं उसको बोलूं कि देखो एक पीस को हमने देखा है 15 मिनट लगते हैं, ठीक है, तुम एवरेज 18 मिनट ले लो या कुछ भी करके तुम मुझे 7 घंटे में इतने पीस बना के दो, ठीक है, तो उसे हम अगर अब देखो अब अगेन दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, अगर उसे 7 घंटे से पहले ही वो कर लिए तो उसको उतने ही वेजेस मिलेंगे। तो कह रहे हैं एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन अ पीस वर्क मिनिमम टाइम रेट हैज बीन फिक्स्ड, सो जो तुम्हारा टाइम रेट था उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारी स्पीड ज्यादा थी, मैंने सोचा चलो ये 15 मिनट में एक बन सकता है, तुम वो 12 मिनट में फटाफट बना रहे हो, तुम्हारे पास इतना टाइम बच गया, मैं कहूँ अच्छा मैंने तो तुम्हें 7 घंटे के लिए रखा था, तेरे पीस की बात हुई थी पर तुमने तो बहुत जल्दी बना लिया, तुमने 5 घंटे में बना लिया, मैं तो 5 घंटे के पैसे, ऐसा नहीं होगा। जब हमने टाइम रेट पीस वर्क के हिसाब से डिसाइड करा है, चाहे तुम उसको 7 घंटे में करो, जैसे करो, हमें उतना चाहिए, तो अगर वो उतना तुम्हें बना के दे रहा है तो तुम्हें टाइम के अकॉर्डिंग जो तुमने टाइम डिसाइड करा था उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, चलो जी। वेजेस इन द सेम काइंड, तो कहते हैं जो वेजेस हैं कैश फॉर्म में दिए जाएं, ठीक है, और बाकी कुछ है तो वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर जो भी होगा वो गवर्नमेंट जो बताती है उसके अकॉर्डिंग हो, चेक वगैरह कुछ देना है तो, ठीक है ना। लिखा है देखो तो, piece work for which only minimum time rate has been fixed, the employer shall pay the wages at not less than the minimum time rate। पीस वर्क का काम था, टाइम रेट के हिसाब से उससे पैसे मिलने थे तो उसको टाइम रेट के हिसाब से ही मिलने चाहिए। आगे आ जाओ। ये सेक्शन क्या कहता है कि जहां पे तुम्हारे रेट ऑफ वेजेस फिक्स करे गए थे एक्ट में by the day for employee, and if he works on any day on which he is employed for a period which is less than the requisite number of hours constituting a normal working day, thus he shall be entitled to receive wages for that day। देखो अगर कहते आपने किसी को व्यक्ति को एक पीरियड के लिए काम के लिए रखा गया था, ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए, अब वो क्या कर रहा है उसमें जितना तुम एक दिन में उससे काम करवाना चाहते हो, जब हम दिहाड़ी पे रखते हैं ना एक पीरियड, ये काम आपको करके जाना है, हम ऐसे नहीं बोल देते ठेके पे देते कोई काम, कहते वो दिन के जितने मर्जी घंटे काम करे, बट तुम्हें उसको पे कैसे क्या करना है, जैसे फुल डे की वर्किंग पेमेंट हो, मतलब उसको चाहे वो जितने मर्जी दिन में काम करके जाए, जब बात हुई है एक पीरियड ऑफ टाइम की कि तुमने इतने पीरियड पे उसको हायर करा है, तो चाहे वो दिन का कैसे मर्जी काम करे उसको तुम्हें एक दिन के जितने भी उसके बनते हैं डिवाइड करके
उतनी पेमेंट जो है उसको देनी पड़ेगी। यहां से निकल के आता है आपका दूसरा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये कह लो। क्या, चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेज? कहते हैं जो भी जन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में होते हैं 1000% यहाँ पे काम करते हैं, उनको 7th ऑफ एवरी मंथ में पैसा दे दिया जाएगा। वही 1000 से ज्यादा होंगे तो 10th डे है यहाँ पे भी। ठीक है, डिडक्शंस कैसे होंगी? फाइन्स की वजह से होंगी। तो मैक्स वही सारी ऑथराइज्ड डिडक्शंस यहाँ पे भी आ जाती हैं। ठीक है, मेन यहाँ पे मैंने लिखी है कि कोई डैमेज लॉस कर दिया, ठीक है, या फिर तुम्हारी हाउस एकोमोडेशन और हाउस रेंट अलाउंस दोनों अलग होते हैं, ठीक है ना, तो वहां की डिडक्शन हो गई, वेजेस की हो गई, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर करके रखी हुई हैं। आगे आ जाओ, फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कहते आपको आएगा कि मिनिमम रेट फिक्स करने के लिए कौन करता है, तो इसका आंसर आएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, या कमेटी को या सब कमेटी को, ठीक है, और बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट पब्लिश इट्स प्रपोजल फॉर द इंफॉर्मेशन लाइकली टू बी अफेक्टेड। तो सीधी सी बात है, रेट फिक्स करने के लिए कमेटी या सब कमेटी ही तुम्हारी करेगी, तुम्हारा वो मेथड नहीं लगेगा जो हमने पहले पढ़ा, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड ऑल दैट, वो चीजें नहीं लगेगी। यहाँ पे रेट फिक्स करना है, जो आपका गैजेट में ऑथराइज्ड गवर्नमेंट आपको कह रही है उस अकॉर्डिंग ही तुम्हें मिनिमम वेजेस जो है तुम्हारे डिसाइड करे जाएंगे, ठीक है ना। देखो मिनिमम वेजेस जब मैंने पहली या दूसरी स्लाइड जब इस लेक्चर की थी मैंने उसमें बताया था, मिनिमम वेजेस आर द वेजेस विच आर डिसाइडेड बाय द लॉ, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तुम्हारे फेयर वेजेस अलग है, लिविंग वेजेस अलग है, डोंट एवर गेट कंफ्यूज्ड। पेपर में आया मिनिमम वेजेस, सीधा का सीधा दिमाग होना चाहिए तुम्हारा कहाँ पे होना चाहिए कि वहां पे हमने गवर्नमेंट के ही बंदे हैं, वो ही डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है ना। सो कहते हैं इवन एक कमेटी सब कमेटी आ गया, उसके अलावा एडवाइजरी बोर्ड भी बैठा सकती है, ठीक है, जो मिनिमम वेजेस की मैटर को डिसाइड करेंगे। कमेटी एंड एडवाइजरी बोर्ड, याद रखना, कमेटी, सब कमेटी, एडवाइजरी बोर्ड, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हेल्प इन डिसाइडिंग द वेजेस। क्लियर जी? आ जाओ, अभी बाद में लूंगी आपके क्वेश्चन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑल के, फिर रिदम टूटता है। और कहते हैं गवर्नमेंट यहाँ पे इंस्पेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, कि वो किसी प्रेमिसेस में एंटर कर लें, अगर उनको कुछ चेकिंग वगैरह करनी है रजिस्टर की वो कर सके, कुछ एग्जामिनेशन करनी है। याद है आपको फैक्ट्रीज एक्ट में कराया था एंटर, एग्जामिन, फिर यहाँ पे आ गया था 3-4 पॉइंट्स थे इफ यू रिमेम्बर, है ना। तो एग्जामिन आ गया, फिर कहते कोई पर्सन की प्रेमिसेस पे वो क्या काम कर रहा, एग्जामिन वर्ड फिर आ गया। बट यहाँ पे एक रजिस्टर एग्जामिन करना है और एक किसी व्यक्ति को एग्जामिन करना, दोनों चीजें अलग हैं, बट वो कौन करता है? इंस्पेक्टर करता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं रजिस्टर्ड रिकॉर्ड ऑफ वेजेस, नो नोटिसेस, ही कैन सीज एंड टेक कॉपी, सीज वर्ड था एक है ना, इंस्पेक्टर के पास पावर है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट सीज ले, मतलब वो देख सकता है, ले भी सकता है, चेकिंग के लिए रख भी सकता है, और कोई भी अगर इसकी पावर में कॉन्ट्रावीन करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है ना। सो और किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं टू डिसाइड द केसेस? कमिश्नर फॉर द वर्क, कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर। सो यहाँ पे एनी कमिश्नर, एक वर्कमैन कंपनसेशन का, लेबर कमिश्नर जी आ गए, फिर एक जज रहेंगे यहाँ पे सिविल कोर्ट के, जो आपके मैटर्स को है डिसाइड करेंगे। आगे आ गया कहते क्लेम इज रिलेटेड टू द पेमेंट लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, अथॉरिटी में डायरेक्ट पेमेंट ऑफ ड्यू टुगेदर विद द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स। अगर कहते तुमने कोई क्लेम डाला है अथॉरिटी के पास कि तुम्हें जो मिनिमम रेट बना है उससे कम पैसे मिले हैं, तो अथॉरिटी क्या करेगी? पेमेंट जो भी तुम्हारी ड्यू होगी वो उसके साथ साथ तुम्हें कंपनसेशन सब मिल जाएगा, मतलब इंटरेस्ट लगा के तुम्हें पैसा मिल जाएगा, बट वो इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हारे
जो तुम्हारी अमाउंट ड्यू थी उसके 10% एक्सीड कर, ठीक है। सो इट शुड बी बिलो द 10% ऑफ द ड्यू अमाउंट। क्लियर जी? तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं अगर कोई भी एप्लीकेशन तुम्हारी गलत है, मैलिशियस है, वैक्सेशियस है, यही मतलब जिसमें तुम्हारी इंटेंशन सोच गलत है, तुमने जानबूझ के मैलिशियस एक्टिविटी करी है, तुम्हें क्या सजा मिलेगी? तो कहते हैं पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज तुम्हें लग जाएगी। इतना पुराना एक्ट है, वही चल रहा है अभी भी, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं अगर कोई भी तुमने रूल स्पेशली फिक्सिंग वर्किंग डे आज का कंट्रावीन करा तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी? 6 मंथ की सजा मिलेगी और 500 फाइन मिलेगा, या बोथ 6 मंथ प्लस 500 और बोथ, और आएगा वैसे यहाँ पे भी 6 महीने की सजा या 500 फाइन या दोनों भी तुम्हें मिल सकता है। अगर तुमने कोई और प्रोविजन जैसे कोई इंस्पेक्टर को तुमने रोक दिया या कुछ भी करा तो तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी? 500 रुपीज की पनिशमेंट जो है मिल जाएगी। देखो यहाँ से तुम्हें इतना चांस नहीं है क्वेश्चन आए, क्योंकि वेज कोड आ गया है, तो वेज कोड से जो नई प्रोविजन है उसके रिलेटेड तुमसे पूछ सकते हैं। इसमें से अगर तुम्हें मिनिमम वेज एक्ट में क्वेश्चन बनता है तो मिनिमम वेजेस का ही बनता है कि पीस रेट क्या हो गया, टाइम रेट क्या हो गया, गारंटी रेट क्या हो गया, ठीक है। तो ये आपको ओवर टाइम रेट क्या हो गया, तो ये चीजों पे थोड़ा सा जोर रखना इसमें। हाँ जी, अगर कहते तुमने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है, अपने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि देखो जी हम नहीं इसको मानेंगे, मिनिमम को हम अपना पैसा रखते हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा वॉइड, खारिज माना जाएगा, ठीक है, जिसमें तुम मिनिमम रेट से रिड्यूस होके उसको पैसा दे रहे हो। अब उसको बोलो तुम मिनिमम रेट रहने दो, तुम इतने पैसे लो, बाकी मैं तुम्हारा इस अकाउंट में डलवा दूंगा और तुम्हें मैं ये चीजें दे दूंगा, नो, दोज थिंग्स विल बी कंसीडर्ड एज अ नल एंड वॉइड। क्लियर? तो इसके शेड्यूल देख लेते हैं। पार्ट 1 शेड्यूल का कहता है एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस एस्टेब्लिशमेंट्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मिल्स, माइंस एक्सेट्रा। पार्ट 2 डील करता है एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। क्लियर जी? आई थिंक यही था, आगे आपके क्वेश्चन आ गए हैं। अभी बताओ पहले रिवीजन करोगे कि पहले तुम क्वेश्चन देखोगे? हाँ, ऑर्गेनाइज्ड में ही लगेगा ना, जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मैंने बताया तो है मिनिमम से क्या क्वेश्चन आएगा, मिनिमम रेट का ही आएगा, और क्या आएगा इसमें, और कुछ नहीं आएगा तुम्हें। चलो चले रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ओहो, कहते क्वेश्चन हम तभी करेंगे जब रिवीजन हो जाएगी। ओके जी, पहली स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, रॉयल कमीशन का, ये हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉयल कमीशन जो थी वो ये एक्ट लेके आई थी, ठीक है। उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? मेन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का ये है कि तुम्हारी जो पेमेंट हो वो विदाउट एनी डिले एक पर्टिकुलर डे को हो, जो इस कोड ने या इस एक्ट ने डिसाइड करी है, और तुम्हारी अगर डिडक्शन हो रही है उसमें से तो वो ऑथराइज्ड फॉर्म में हो। उसके अलावा वो तुमसे कोई ऐसी एक्सप्लॉयटेशन आपकी करे एम्प्लॉय की जिसकी वजह से उसकी ज्यादा डिडक्शन हो जाए। क्लियर जी? तो इसमें हमने मिनिमम फेयर लिविंग वेज पढ़ा था। मिनिमम क्या है? जो तुम्हारा लॉ डिसाइड करती है। फेयर क्या है? जितना उसको तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट तुम्हें दे सकती है उतना। लिविंग, जितना तुम्हारा रहन सहन का खर्चा है जो पूरा हो जाए उसे बोलते हैं लिविंग वेज। ठीक है जी, आगे आ जाओ। वेजेस क्या है? मॉनेटरी कंपनसेशन है, तुम जो काम करके दोगे तुम्हें उतने वेजेस मिल जाएंगे। उसमें क्या क्या आ जाता है? कोई भी तुम्हारी ये एम्प्लॉयमेंट के, ओवर टाइम के, तुम्हारी टर्मिनेशन हो रही है, तुम्हें कोई वॉर सेटलमेंट हो रहा है, उसमें कवर हो जाता है। अब सबसे पहले कहाँ पे लगता है? जिनके एम्प्लॉयज की सैलरी 24,000 से ज्यादा ना हो, ठीक है। और वेज पीरियड यहाँ पे कैसा रहेगा? सिस्टम मंथली रहेगा। फिर आगे कह रहे हैं जो तुम्हें फाइन इम्पोज होगा वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एनुअली। फिर 15 साल से जो जन छोटे हैं उन पे तुम कोई फाइन नहीं लगाओगे क्योंकि वो छोटा है, उसे गलती हो सकती है, ठीक है ना। चाइल्ड की कैटेगरी में आता है, 14 से 15 तो काम कर सकता है, वो चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। जो तुम्हारा आईपीसी इतने तुम्हें उसको वो डिफेंसेस देता है, तो यहाँ पे उससे कोई गलती होगी, बच्चा होगी, तुम ये नहीं उससे गलती होगी तुम उस पर फाइन चढ़ दो, नो,
यू आर नॉट सपोज टू इम्पोज एनी फाइन ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसके बाद तुम इंस्टॉलमेंट्स के जरिए नहीं पैसे ले सकते। दूसरा, अगर 90 दिन पूरे हो गए तो नहीं ले सकते, 60 दिन के अंदर अंदर तुम्हें उनसे पैसा लेना होता है। आगे फिर कहते हैं क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन तुम कर सकते हो। तुमने वेज पीरियड नहीं फिक्स करा, ठीक है ना, पेमेंट दे रहे हो जो 7 और 10 की बोली हुई है। फिर उसके बाद तुम करेंसी कॉइन्स या करेंसी नोट्स में नहीं दे रहे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। फिर देखो बेचारों को तुम चेक वेक दे दो, उनको उनका काउंट ना हो, वो कैसे जाएंगे। तो बोला हुआ करेंसी नोट्स वगैरह में तुम दो। अगर हाँ कुछ ऐसी प्रोविजन है जहाँ पे तुम चेक वगैरह कर सकते हो तो वहां पे तुम चेक वगैरह दे दो, ठीक है। सो कोई डैमेज वगैरह कोई रजिस्टर का करा तो बेसिकली ये सब पॉइंट्स का तुम्हें क्या सजा मिलेगी, 3,750 रुपए की सजा मिलेगी। आगे कहते हैं अगर तुम्हें हमने कोई पर्सन लगाया है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वेजेस देने की, अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है उसको 3,000 की जो है सजा मिलेगी। फिर कहते हैं अगर तुम किसी इंस्पेक्टर का जो है काम रोक रहे हो, उसको तुम अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं पेश कर रहे हो, उसको दिखा नहीं रहे हो, तुम्हें क्या फाइन लगेगा, 15,000 से लेके 7,500 तक का तुम्हें फाइन लगेगा। फिर कहते हैं अगर तुमने दोबारा फिर वही कुछ ऑफेंसेस कर दे, कॉन्ट्रीवेंशंस कर दे, तो तुम्हें कितना फाइन लगेगा, 3,750 से लेके जो तुम्हारा पहले अमाउंट है ना, पहले में यही अमाउंट थी ना कॉन्ट्रीवेंशन की, अब वहां से लेके तुम्हें 22,500 तक का फाइन जो है लग सकता है। अगर तुम जानबूझ के फिर गलती कर रहे हो, उसको पैसा नहीं दे रहे, तुम्हें 750 एक दिन का वहां पे फाइन लगेगा। अब यहाँ कहाँ कहाँ लगता है पता ही है आपको, ये बहुत बार चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ट्रामवेज, एयर ट्रांसपोर्ट, डॉक, वॉक और जेटी, ये तो कई सारी चीजें ना सेम होती हैं, डॉक, वॉक और जेटी। बेसिकली जब यहाँ पे शिप की लोडिंग अनलोडिंग, जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होनी हो तो उसको ये चीज बोल देते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाओ, ये सारा माइन क्वेरी प्लांटेशन वगैरह पे लग जाएगा, कंस्ट्रक्शन पे भी लग जाएगा। फिर पेमेंट कैसे करनी है, 1000 से कम व्यक्ति है 7वें दिन करो, 1000 से ज्यादा है 10वें दिन करो, ठीक है। इनका भी 7वें दिन बोला है। फिर उसके बाद अगर तुम टर्मिनेट कर रहे हो किसी एम्प्लॉय को या क्लोजर के जरिए टर्मिनेट कर रहे हो तो तुम्हें दूसरे दिन ही उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। डिडक्शंस कैसी होंगी तुम्हारी, कहाँ पे तुम्हारी डिडक्शन नहीं मानी जाएगी, अगर तुम्हारा रोक लिया गया है, प्रमोशन रोक ली गई है, इंक्रीज रोक लिया गया है, तो उसे हम डिडक्शन वगैरह में नहीं काउंट करेंगे। सस्पेंशन हो गई है, लैक ऑफ परफॉर्मेंस है, डिडक्शन कहाँ पे हम काउंट करेंगे, तुम्हारा फाइन है यहाँ पे, ठीक है। तुम आए नहीं इतने दिन, तुमने कोई डैमेज कर दिया, हाउस एकोमोडेशन की डिडक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो वेजेस में आपका हाउस HRA हाउस रेंट अलाउंस नहीं आया था, ठीक है, इस एक्ट में, उसमें आता है वेजेस में, वो काउंट करते हैं, उसमें भी वैसे हम अकोमोडेशन काउंट नहीं करते, बट कोई याद रखनी है दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। रेंट वहां पे है, यहाँ पे अलाउंस है जो आपका घर का खर्चा पानी चलाने के लिए आपको जैसे बिल बुल देने होते बिजली बुजली के, वो चीजें कवर होती है, ठीक है। सो ये आपका डिडक्शन में माना जाएगा। फिर कोई और सर्विसेज हैं, स्पेशली आपको याद रखना है प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस का आ गया, अगर आपने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करी है उसकी आपसे कोई डिडक्शन हो रही है, तो ये सारी डिडक्शन आपकी ऑथराइज्ड मानी जाएंगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 75% तब जब तुमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज में दे रखा है, 50% दूसरे केसेस में, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकती अमाउंट। फाइन जो भी होंगे तुम्हारे कॉमन फंड में जाएंगे, 3% से ज्यादा एनुअली नहीं जा सकते, 15 साल, वही जो चीजें हमने पढ़ी हैं पहले पॉइंटर्स में, वो इसको थोड़ा सा डिटेल मतलब एक जगह रख दिया है हमने कि फाइन कौन कौन से लग सकते हैं आपको। फिर इसमें आपकी कौन कौन सी अथॉरिटी बैठती है आपका सारे मसले सुलझाने के लिए, कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर सेंट्रल स्टेट का, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, क्लियर। आगे आ जाओ मिनिमम वेजेस एक्ट पे, ये क्यों करा गया है कि ताकि एक फिक्स मिनिमम रेट जो है इनका बनाया जाए, जो भी एम्प्लॉयमेंट वो कर रहे हैं। यहाँ पे जब 1000 जहाँ पे व्यक्ति होते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है वो नोटिफाई करके उनकी जो वेजेस हैं वो फिक्स कर सकती है। और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का है मेन जहाँ पे वो खुद ही देख रहे हैं वेजेस, उन्होंने खुद ही सेट करा है, वहां पे ये एक्ट नहीं लगेगा। सो ये मिनिमम वेजेस का क्या फॉर्मूला रहेगा, मिनिमम पेमेंट प्लस हाउस रेंट अलाउंस, ये आपको याद रखना है। वेजेस में क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा, वही सारे पॉइंटर्स जो हमने उसमें देखे थे वही चीजें यहाँ पे भी नहीं होंगी। ये हाउसिंग एकोमोडेशन है, ग्रेच्युटी वगैरह है, तुम्हारा नहीं कवर होगा। यहाँ पे ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने रेट कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। तो कहते हैं रेट कैसे डिसाइड होगा, मिनिमम पीस रेट देखो, मिनिमम टाइम रेट देखो, ओवर टाइम देखो, गारंटी पीरियड देखो, ठीक है।
और ये जो रेट्स हैं वो फिक्स नहीं हो सकते, वो बंदे टू बंदे और लोकेलिटी टू लोकेलिटी जो है चेंज भी हो सकते हैं। क्लियर जी। और ये हम आपको मंथली, वीकली, डेली या आर्ली भी दे सकते हैं। आगे आ जाओ, रेट वेजेस में मिनिमम रेट ऑफ वेजेस टाइम वर्क क्या होता है, जितना तुम टाइम काम करो उतना मिनिमम टाइम आप काम करो, एक वो वेज। पीस वर्क, तुम इतना पीस का काम करके दो तो वो एक रेट फिक्स कर जाएगा। गारंटी टाइम, अगर तुम इतना करोगे तुम इतना पैसा मिलेगा मिलेगा। ओवर टाइम, अगर तुमने कुछ ओवर टाइम के अकॉर्डिंग काम करा है तो उसके अकॉर्डिंग भी पैसा मिल जाएगा। अगर तुमने कोई पीस ओवर करके दिए हैं तो उस अकॉर्डिंग तुम्हें पैसा मिल जाएगा। ये ओवर टाइम में आ गया। हाँ, यहाँ पे तुम अगर 2 से ज्यादा काम कर रहे हो तो तुम्हें कैसी पेमेंट मिलेगी, सेपरेट रिनम्बरेशन फॉर ईच वर्क। क्लियर। उसके बाद है मिनिमम टाइम रेट क्या रहेगा वेजेस का, मतलब मान लो अगर तुम्हें 7 घंटे के लिए टाइम के हिसाब से रखा गया था कि तुम इतने पीस बनाओ, अगर तुम उससे जल्दी या कुछ भी बना लेते तुम्हें टाइम के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, जितना तुमने उस टाइम के लिए, तुम्हें मिनिमम टाइम के लिए रखा गया था। ठीक है जी। फिर काइंड में मतलब कि कैश में ही देना है। अगर हाँ कुछ ऐसी जगह जैसे कोई आपको कुछ ऐसे अलाउंसेस या कंसेशंस हैं जो एक तरीका बताया गया है कि आपको ऐसे अकाउंट में डलवाने हैं, चेक डालना है, तो वो जो गवर्नमेंट की रूलिंग्स है वहां पे वो लगेंगी। अदरवाइज आप इनका पैसा जो है कहते हैं वो कैश में दो, करेंसी में दो। फिर ये कह रहे हैं अगर तुम्हें एक पीरियड के लिए रखा गया है, तुम वहां पे नॉर्मल वर्किंग डे में जितना भी काम कर रहे हो, चाहे तुमने उतने घंटे काम नहीं भी किया, पर तुम्हें फिर भी पूरा उतने दिन के ही पैसे मिलेंगे जितने पीरियड के लिए तुम्हें हायर करा गया था। क्लियर। आगे आ जाओ कि 7th डे ऑफ एवरी मंथ मिलेगा, बाकी 10th डे ऑफ द मंथ, इसमें भी वही है। डिडक्शंस जो ऑथराइज्ड हैं, वो जो पिछले एक्ट में पड़ी वही डिडक्शंस लगेंगी यहाँ पे। फिक्स रेट कौन करेगा, कमेटी, सब कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड। क्लियर। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की सहायता से वो अपॉइंट कर देंगे। कमेटी, सब कमेटी एंड एडवाइजरी बोर्ड ही तुम्हारे मिनिमम वेजेस डिसाइड करेंगे। फिर आ गया जी, इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करे जाएंगे जो तुम्हारा एंट्री, एग्जामिनेशन, सीजर वगैरह देखेंगे। और उसके बाद तुम्हारा कोई मसला है उसको हल करवाने के लिए कमिश्नर, लेबर कमिश्नर या कोई जज वगैरह जो है बैठाया जाएगा। और एज अ स्टिपेंडरी मैजिस्ट्रेट, पता क्या होता है ये स्टाइपेंडरी वर्ड तुम्हारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डाला हुआ है इसमें। स्टाइपेंडरी होते हैं मैजिस्ट्रेट, वैसे मोस्टली 2 या 2 से ज्यादा बैठते हैं, बट यहाँ इस केस में एक ही बैठेंगे बिकॉज ये बहुत ही जो आपके सीरियस मैटर्स होते हैं उसमें बैठाए जाते हैं स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है, जो एक जन ही बैठ के डिसाइड करता है। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर कहते हैं अगर तुमने कोई ड्यू देना था वेजेस का, तो अथॉरिटी क्या है, कह सकती है कि तुम कंपनसेशन डाल के अमाउंट दो, बट वो अमाउंट तुम्हारी जितना अमाउंट ड्यू है उसके 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो इट शुड नॉट एक्सीड 10%। इतना इंटरेस्ट भी ना लगा दो कि 10% से ज्यादा वो एक्सीड हो जाए। क्लियर जी। अगर तुम्हारी कोई भी एप्लीकेशन गलत है, मैलिशियस है, उसमें तुमने कुछ फ्रॉड मचाया है, तो 50 रुपीज का तुम्हें फाइन लगेगा। उसके बाद लिखा है कि अगर तुम मिनिमम या जो भी अमाउंट है नहीं देते, उसके कोई रूल से कॉन्ट्रावीन करते हो, वर्किंग आवर्स में तुम अच्छे से नहीं दे रहे, मिनिमम वेजेस जो डिसाइड करे हैं, तो तुम्हें कितनी सजा मिलेगी, 6 महीने की या 500 फाइन या दोनों चीजें। अगर तुम कोई भी प्रोविजन और जैसे इंस्पेक्टर को रोक दिया या कुछ और गड़बड़ करी तो तुम्हें मैक्सिमम फाइन ऑफ 500 रुपीज लग जाएगा। और तुम कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते जिसमें तुमने मिनिमम वेजेस का राइट जो है उसे खो लिया है, तो ऐसा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड। देखो कॉन्ट्रैक्ट तो आप समझते हो ना क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब आप किसी शॉप में लेस का पैकेट भी लेने गए हो, इंप्लाइड उसमें एक्सप्रेस्ड हो जाता है, जैसे वो आपने क्या करा, लेस का पैकेट, इसमें कंसिडरेशन होती है। तुम शॉपकीपर के पास गए, तुमने उसको 20 रुपए दिए, 20 का लेस का पैकेट है मान लो, तुमने 20 रुपए दिए, उसने तुम्हें उसके बदले में लेस का पैकेट दिया। ठीक है, कंसिडरेशन चेंज हुई ना, मतलब तुम्हारे दोनों में कंसिडरेशन जो है आपस में हुई। मतलब तुमने उसको 20 रुपए दिए, उसने तुम्हें लेस का पैकेट दिया, मतलब उसने अपनी शॉप से तुम्हें चीज दी, तुमने उसके बदले में पैसा दे दिया, मतलब एक्सचेंज हो रहा है ना। तो इसे बोलते हैं, ऐसी चीजों को बोलते हैं कि एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो इम्प्लाइड ही होता है या एक्सप्रेस ही होता है, उसमें तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस इजी वे में तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट वर्ड समझा रही हूँ। ठीक है, आ जाओ। पार्ट 1 में कहते क्या आती हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज, मिल्स वगैरह आती हैं। पार्ट 2 में एग्रीकल्चर रिलेटेड आती है। चलो, ये आपका वैसे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है सर शायद, लेबर लॉज ना। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन।
द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वाज एनैक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डैश, बताओ, रॉयल, फर्स्ट नेशनल कमीशन, सेकंड नेशनल कमीशन, नन ऑफ द अबव। कुछ बच्चे ने लिखा कि मैम आपके एंड में क्वेश्चन बड़े सौखे लगते हैं, और सारा तो पढ़ा दिया, तो मैं उसमें से क्वेश्चन डालूंगी तो इजी लगेगा, ठीक है ना। ये क्यों होते हैं क्वेश्चन? जस्ट टू मॉनिटर यू कि तुम क्लास में कितने अटेंटिव हो, तुम्हें समझ लग रहा है कि नहीं। टफ क्वेश्चंस के लिए मॉक सेशंस होते हैं तुम्हारे, ये या टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करो। बच्चा चाहता है सब कुछ बस हमें आज ही मिल जाए, है ना। बिल्कुल सही, शाबाश, ए इज द आंसर। आगे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन व्हिच कैन बी इम्पोज्ड, बताइए जरा, 3, 5, 7 या 9? अब पढ़ के हटे हैं तो इजी लगेगा, क्यों? कोई बच्चे तो इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चे, शाबाश, 3% है इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट आंसर इज ए। अच्छा, सीलिंग अमाउंट बताओ जी, वेजेस की, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में क्या रखी गई है? ये चेंज हुई थी कुछ साल पहले। तो बफरिंग हो रही है शायद। 24,000, बिल्कुल सही। आगे आ जाओ। टाइम लिमिट क्या रहेगा जिसमें 1000 और मोर देन 1000 एम्प्लॉयज हैं? क्या रहेगा, कितने दिन को उनको तनख्वाह मिलेगी? दसवें, 14वें, दूसरे या 7? यहाँ पे आपको बस ये चीज याद रखनी है, जब ये ऊपर आ गया, बफरिंग हो रही है ना बहुत, एक सेकेंड करण, जरा चेक करना, बफरिंग हो रही है बहुत। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखो ये एरो से तुमने पेपर में भी ऐसे एरो डालनी है, इसका आंसर आ जाएगा ये 10th, ठीक है। देखो जरा, हाँ, अगर ये तो है ही नहीं, खैर ठीक है, इसके लिए क्या देखना था हमने, क्लियर ना। Which of the following is not a method for fixing minimum wages under the Minimum Wages Act? Notification, committee, bargaining, none of the above. Not a method. देखो गैजेट में नोटिफिकेशन, यानी कि वो गैजेट में जो है आपकी पब्लिकेशन करेगी गवर्नमेंट। कमेटी, एडवाइजरी बोर्ड तो चलो यहाँ लिखा नहीं है, मैंने बताया था ना, बार्गेनिंग मेथड नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम वेज हमने डिसाइड करने हैं, ठीक है ना। तो आंसर विल बी हियर सी, नॉट अ मेथड विल बी सी, बार्गेनिंग मेथड इज नॉट अ मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चलो मैं आपको बताना भूल गई, शायद मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये क्वेश्चन के बारे में फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो आपके मिनिमम वेजेस हैं वो कैसे रिवाइज होते हैं। आज के लेक्चर में नहीं बताया, क्वेश्चन में है, इजी है, तुम कर लोगे। बिल्कुल सही, 5 साल आएगा इसका आंसर, शाबाश, वेरी गुड, कर लोगे तुम। अच्छा ये बताओ, अंडर दिस एक्ट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैव द पावर टू नोटिफाई एनी एम्प्लॉयमेंट where dash number of employees are working in schedule of employment to fix the rate of minimum wages, 500 or more, 500 or more, 1000 or more, 250 or more. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होती है रेट फिक्स करने की, जब यहाँ जहां पे कितने से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हो। बिल्कुल सही, शाबाश, 1000 और मोर आएगा इसका आंसर। क्लियर आई गेस। हाँ एक और क्वेश्चन मुझे लगा खत्म हो गया। इफ एन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन एनी डे on which he was employed for a period less than the requisite number of work of hours consisting a normal working day, किसी एक एम्प्लॉय को किसी भी दिन काम करता है जिस दिन उसे सामान्य कार्य दिवस के बराबर, मतलब कि एक एम्प्लॉय जब भी किसी दिन काम करता है उसको एक पीरियड के लिए रखा गया था
ठीक है, लेस देन द रिक्विजाइट नंबर ऑफ आवर्स। अगर उस दिन में वो उतना नॉर्मल वर्किंग डे में उतना काम नहीं करेगा तो उसको हम कितनी तनख्वाह देंगे? फुल नॉर्मल वर्किंग डे फॉर द आवर्स ही हैड वर्क, फॉर अ हाफ वर्किंग डे नन ऑफ द अबव। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, करवाया है मैंने आपको ये। कोई भी व्यक्ति जब एम्प्लॉय कहते होता है काम के लिए, ठीक है, अगर वो नॉर्मल वर्किंग डे में जितने उसको घंटे काम करना था, जब वो पीरियड के लिए रखा गया है तो वो नहीं भी कर रहा तो उसको कितने वेजेस मिलेंगे? उसको कितने मिलेंगे? फुल वर्किंग डे के ही पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो एक पीरियड के लिए रखा गया है। ठीक है ना? बिल्कुल, सेक्शन 15। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर टुडे। या ठीक है, आज हमने देखो कितनी जल्दी जल्दी 2 एक्ट्स कर लिए। अगले 2 भी इजी हैं, वैसे तो तुम पीडीएफ से भी उनको कर सकते हो, बट पता नहीं तुम करोगे कि नहीं, मुझे ही करवाने पड़ेंगे। वेलकम वेलकम विपुल। बच्चे सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स मैंने करवा दिए हैं, योजना स्कीम्स होंगी वो और टीचर कराएगा, ठीक है ना? मैंने तो कुछ मेन 5-6 कराई थी, और तो क्या ही करवाई थी। स्कीम से आते हैं क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको डिटेल में कराया जाएगा, ठीक है ना? चलो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हुआ कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपका रेजोल्यूशन उसका कर दूंगी, ठीक है ना? ले लेना रीत बच्चे, पीपीटी भी ले लेना तुम, नॉट अ इशू। ऐसे एक पॉइंट्स मैंने सोशल जो सिक्योरिटी लास्ट टाइम तुम्हें करवाया था ना, उसके सारा टेबल ही डाल दिया था पीपीटी में, पीडीएफ में। चलो जी, हाँ, अरे तुम्हें कितनी बार बोलूं मैं, तुम्हारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तुम्हारा ऑक्यूपेशनल कोड, तुम्हारा सिक्योरिटी कोड खत्म हो गया है। वेज कोड बस 4 एक्ट हैं, 2 कर लिए, 2 रह गए। एक कोड ऑन वेजेस 2019 हमने करना है, दैट्स इट। सिलेबस विल बी कंप्लीट इन नेक्स्ट वीक। बार बार मुझसे भाई ये क्वेश्चन मत पूछना, मैं फिर इरिटेट हो जाऊंगी। चलो जी, थैंक यू ब्लू जी। चलो जी, ओके, थैंक यू सो वेरी। पता नहीं अब वो क्लासेस लेंगे कि तुम्हें पीडीएफ भेजेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और भी तुम्हें सब्जेक्ट्स करने हैं। तो योजना स्कीम्स के पता नहीं, आई डोंट नो क्या टीम डिसाइड करेगी, उनके ऊपर है, ठीक है ना? हाँ हाँ, मेगा सेशन में आऊंगी मैं, तुमसे पूछूंगी क्वेश्चन, डोंट वरी। तो ये नहीं पता मेरा नंबर कब लगेगा, बट लगेगा। चलो जी, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।